Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के इस सेशन से हम एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल पर हम 6 to 12th NCERTs को कवर करेंगे थ्रू MCQ और ये सारी जो बुक्स हैं वो डिटेल में कवर होंगी विद एक्सप्लेनेशन, विद मैप्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग। तो इसके बाद आपको फिर और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में एक सफिशिएंट कोर्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आरती मिश्रा और आप जैसे कि जानते हैं कि ये जो हमारा चैनल है इस पे हम लोग बुक समरीज कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम लोग RS शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की बुक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। मैंने साथ ही तमिलनाडु वाली जो क्लास 11th की बुक है वो भी कवर कर दी है। इसमें आपको एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल कोर्स मिल गया था, तो ये भी आप लोगों को मिल चुका है। तो अभी तक इस चैनल पे मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया है, पूरा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा दिया है और अब मैं आपके साथ पूरी NCERTs पढ़ा के आपको ये कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो सारे कोर्सेज देखिएगा, इस हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स, हमारा नया कोर्स कंटिन्यू हो। ठीक है, और अगर हिस्ट्री में आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम बाकी सब्जेक्ट्स की NCERTs भी ऐसे ही कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है, फिर आपको उसका क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो एक बार सोचना है। ठीक है, मतलब आपको गेस करना, फिर मैं आपको राइट ऑप्शन बताऊंगी, उससे रिलेटेड जो डायग्राम है सब कुछ बताऊंगी। और अगर गाइज आपको फ्री क्लासेस लेनी है ना, सब्सक्रिप्शन नहीं, मतलब अगर नॉर्मली अनअकैडमी प्लस पर आपको फ्री क्लासेस लेनी होती है, स्पेशल क्लासेस लेनी होती है या टेस्ट सीरीज लेना होता है या लाइव क्विज लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो आपको ये कोड यूज़ करना है उसके लिए, टॉप 10। आप बस ये कोड याद रखो, टॉप 10 का रेफरल कोड अप्लाई करते ही आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा या आप कोई भी फ्री क्लासेस देख सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस कोड टॉप 10। ठीक है, वेन एवर यू गेट टू अप्लाई एनी कोड, जस्ट टॉप 10 अप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या होने वाला है, हम लोग पहले देखिए 6 to 12th की NCERT शुरू करेंगे। पहले आप समझो कि ये है क्या। देखो, NCERTs में क्या है ना कि जो 6th क्लास की NCERT है दैट इज ऑल अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के मिलेंगे। फिर जब हम लोग नेक्स्ट 7th क्लास में आएंगे तो उसमें आपको फिर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ये चैप्टर वाइज है। ठीक है, चैप्टर वाइज इसलिए मैंने बनाया ताकि आप अगर खुद से भी बुक पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पूरा समझ में आ जाए आपको। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेम इंडिया, भारत की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से वाले ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट, द इरानियन एंड द ग्रीक्स वर फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदौस और द इंदौस, and the land to the east of the river was called India. ठीक है, this was the first statement. Second, the name Bharat was used for a group of people who lived in northwest and were also mentioned in the Rig Veda. So, अब आपको सेलेक्ट करना है कि क्या सही ऑप्शन है। कोड इस तरीके से है 1 2 3 4। अब आपको बताना है कौन सा सही है। देखो, पहले तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया ये जो वर्ड है इसके बारे में, इसके एवोल्यूशन के बारे में कई सारी बातें की जाती है। सबसे पहले जो ग्रीक्स है ना, ये हमारे कॉन्टैक्ट में आए। पर ग्रीक्स ही क्यों, क्योंकि देखो ये जो ग्रीक्स थे ना ये काफ़ी स्टेबल थे पॉलिटिकली और काफ़ी एम्बिशियस हुआ करते थे। मतलब ये शुरू से ही ना, इनके जो रूलर्स थे वो बहुत एम्बिशियस हुआ करते थे। इनका ये होता था कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कैप्चर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक फैलें। एलेक्जेंडर को ही अगर आप देख लो तो वो लोगों के मन में हमेशा से ये रहा है, यूरोपियंस का हमेशा से ये रहता था कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में जाना है। तो जब आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो जो ग्रीक्स थे वो भारत से पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जब वो आ रहे हैं तो इंडस नदी आती है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में आने का जो रास्ता लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो ये वाला पार्ट है। इफ दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया तो लोग यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडस नदी मिलती है। तो इन लोगों ने बोला कि अच्छा ये तो इंडस है, तो वो लोग जो है ना इसको ठीक से, मतलब इंडस जो है इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हिंदौस। तो ये हिंदौस या इंदौस बोलने लगे, तो इस तरीके से ये नदी किनारे जो पूरा देश है उसको इंडिया कहा गया।
और ये जो भारत वाली बात बोली है ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज यस ये जो है भरत करके या भरत या भरता करके ऐसे जो है अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। ये वो लोगों का एक ग्रुप था जो कि इनिशियली इंडिजिनस हमारा ग्रुप था जो कि यहाँ पे रहते थे, और इनके बारे में सचमुच में ऋग्वेद में मेंशन है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई, देखिए बोथ 1 एंड 2, सी का कोड जो है वो कह रहा है बोथ 1 एंड 2, मीन्स कि भाई बिल्कुल सही बात है। ईरानियन एंड ग्रीक्स जो है वो सबसे पहले हमारे साथ कांटेक्ट में आए थे, और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट तरफ से, नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया पर जो है इन्वेशन किया था। ये बात 2500 साल पुरानी है, और वो इंडस नदी से फेमिलियर थे, वो इंडस नदी को जानते थे, और इसी को हिंदौस इंदौस कहते थे, और ये जो है ईस्ट ऑफ द रिवर वाले एरिया को इंडिया बोलने लग गए थे। और साथ ही साथ ये जो भरत नेम है ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता था, इसका मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। ये लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, और ये ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि 3500 ईयर्स अगो लिखी गई थी, और इसको जो है बाद में यही शब्द भारत का हमारे देश के लिए यूज होने लग गया। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि आपकी जो बुक है ना, इसके जो फर्स्ट चैप्टर को आप देखोगे तो उसमें प्री हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा डिस्कस किया हुआ है कि कैसे लोग रहने लगे, कैसे भारत में शहरों का विकास हुआ। हालांकि सीक्वेंस नहीं है एनसीईआरटी में, पर इस तरीके से बताया हुआ है। तो भारत के अंदर आप देखोगे कि बहुत पुराने समय से सेटलमेंट्स थे, और अर्बन सेंटर्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो प्री हिस्ट्री का जो समय है आपको पता होना चाहिए, उसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टोन एज हैं, और उसके बाद फिर मेटल एज को देख रहे हैं। तो पहले प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल में आप स्टोन एज को पढ़ते हैं, उसके बाद आप मेटल एज को पढ़ते हैं। तो प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड फॉर दिस। अब जो है हम लोग अगर स्टोन एज की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें स्टोन एज की, तो ये भी 3 फर्दर हिस्सों में डिवाइडेड है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन पहले एक बार आप ना ये हमारे इंडिया की लोकेशन को देखिए, और एक बार इस तरीके से इसको समझिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन इंडिया में आ रहा है। पहले मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये इसका फ्लो आप देखो ध्यान से, मैं रेड कलर से बना रही हूँ। और ये लोग जो है यहाँ से ही अटैक करेंगे, इन्वेशन करेंगे, जब भी कोई इंडिया की तरफ आएगा तो यही एक इलाका है, क्योंकि यहाँ पे पासेस होते थे। तो पासेस के थ्रू क्या होता है ना कि आप, पासेस मतलब होता है दर्रे, जो कि पहाड़ों के बीच में होता है, गैप होता है, दर्रा होता है, उससे आप जो है पास करके एक देश के अंदर आ सकते हो। तो ये होता था। अब यहाँ पे आप देखो वो बहुत पुराना समय है। यहाँ पे जो है इस समय में अरेबियन एरिया में नोमैड्स हुआ करते थे, यानी कि पैस्टोरल लोग होते थे, जो ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर बेस्ड थे, इनका एनिमल के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट रहते थे। तो पैस्टोरल लोग जो होते हैं, नोमैड्स जो होते हैं, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, ये बहुत घुमक्कर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता रहता था। और ये आप देख सकते हो पर्शिया, पर्शिया मतलब कि ईरान, ठीक है, पर्शिया मतलब क्या होता है, ईरान। तो इन लोगों का हमारे साथ ना बहुत पुराना कांटेक्ट है, इन लोगों का हमारे साथ बहुत पुराना ट्रेड है, हमारे बहुत पुराने कांटेक्ट्स हैं इनके साथ। इनका और हमारा आर्ट एंड कल्चर में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। ईरानियन इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर जगह देखने को मिलेगा इंडिया में आपको, इंडियन आर्ट में, इंडियन कार्पेट्स में, इंडियन डिज़ाइंस में, इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर 26 किंगडम हुआ करते थे, जिसे हम तोचरायन सिटी स्टेट कहा करते थे। और ये हमारे तिब्बत के लोग हैं यहाँ पे, तो ये पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं। बहुत ही इनकी जो है कंडीशन बड़ी वैसी हार्श कंडीशन होती है, तो बहुत हार्श कंडीशन में ये लोग रहा करते थे, ठीक है। तो अब आप चलिए आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे चीज़ें हम तक पहुँचती है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि इन दोनों में से कौन सा जो है फॉलोइंग में से असर्शन जो है सही है विद द गिवन रीजन। असर्शन का मतलब होता है कि आप कोई बात को बोल रहे हो, एक तरह से अज्यूम कर रहे हो, और वो इस कारण हो सकता है जिसका रीजन दिया रहेगा। तो आपको बताना ये असर्शन और रीजन ठीक है या नहीं, इन दोनों में ना कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए।
मतलब ये दो अलग अलग बातें अगर हैं तो वो अलग बात हो गई। अगर ये दोनों के बीच में कनेक्शन फील हो रहा है तो फिर आपको अलग कोड यूज करना पड़ता है। तो पहले देखो कि क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन है या नहीं। देखो, असर्शन कहता है कि पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर फॉर अ सेवरल 100,000 ईयर, यानी कि कई हजार सालों से नर्मदा नदी के किनारे लोग रह रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें ये लाइन लिखी हुई है साफ साफ, इसका मतलब ये लाइन तो सही है। Reason: some of the earliest people who lived here were skilled gatherers and hunters. ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जो पुराने लोग थे वो काफ़ी स्किल्ड गैदरर्स और हंटर्स थे। वो बहुत अच्छी हंटिंग करते थे और वो बहुत निपुण थे, ये जानते थे कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो रीज़न भी जो है वो सही है। अब आपको बताना है कि क्या ये कनेक्टेड है या नहीं, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। दूसरा, असर्शन रीजन करेक्ट है लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों स्टेटमेंट सही है बट उनमें कनेक्शन नहीं लग रहा है। दूसरा, असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए, यानी कि ए या बी में से ही कोई सही ऑप्शन होगा। तो ऑफ कोर्स बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक तरफ ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि नर्मदा नदी के किनारे जो है लोग रह रहे हैं कई हजार सालों से, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ये लोग स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स थे। तो आपको ये समझना होगा कि ये दो अलग बातें हो रही हैं, इनमें कुछ करेक्शन नहीं फील हो रहा है। तो इसीलिए बी इज द राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होगा, जैसा कि बुक में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers and people who gathered their food, मतलब कि वो लोग इकट्ठा करते थे चीज़ों को। And they knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forest area. उन्हें पता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से रूट्स खाने, कौन से फ्रूट्स खाने, कौन सा प्रोडक्शन होता है, तो उनको पूरा सब पता था और ये एनिमल्स को भी हंटिंग करते थे। अच्छा, ध्यान दीजिए कि हंटिंग करने का मतलब क्या है, कि ये लोग प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रह रहे हैं और प्री हिस्ट्री में ये लोग पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं। पेलियोलिथिक एज जो था ना हमारा, वो एक ऐसा समय काल था जब लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे। ठीक है, इसे पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। तो हंटिंग एंड गैदरिंग ही लोग करते थे। इसके बाद जो है अगला लेवल आएगा जिसमें हम मीजोलिथिक एज कहते हैं। इसमें लोगों ने क्या शुरू किया, इसमें ट्रांजिशन शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने बेटर लाइफ की तरफ एडवांसमेंट किया और लोगों के क्लाइमेटिक कंडीशन में आप देखोगे कि पूरा वैसे चेंज हुआ, तो लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हुए। फिर आ जाएगा आपका न्यूलिथिक एज, यानी कि न्यू स्टोन एज। तो न्यूलिथिक एज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। अभी हम लोग ना ये पेलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे थे। इसका सीक्वेंस आगे अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि नर्मदा नदी की बात हुई है तो नर्मदा नदी की लोकेशन कहाँ है। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स और डायग्राम्स मिल सकें और आप ना ये चीज़ एकदम याद हो जाए आपको बाय हार्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी की लोकेशन है और ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देखिए महानदी है, ये डेक्कन है। जब भी हम बोले ना डेक्कन, तो आप समझ जाना कि साउथ इंडिया की बात हो रही है। ये कावेरी नदी है, ये थार डिजर्ट का एरिया हो गया आपका, ये इंडस नदी हो गई, यहाँ पे आपके फिर हिमालयाज हो गई, ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये गंगा नदी का माउथ है। माउथ का मतलब जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है उसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। और यहाँ पे आपकी गारो हिल्स है। गारो हिल्स के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है खेती बाड़ी जो है शुरू हुई थी और चावल की खेती यहाँ से जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये देखेंगे, देखो जब लोग स्किल्ड हंटर्स और गैदरर्स थे तो ये लोग जो है ना हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो कैसे जानवरों को जो है ये लोग जो है पकड़ के लाते थे, खाते थे। तो इन लोगों को ना अभी उगाना नहीं आता, इन लोगों को अभी फार्मिंग नहीं आती है। तो जो हमारा पूर्व पाषाण काल है, यानी कि जिसे हम पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। पेलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड। ठीक है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो ओल्ड स्टोन एज कह सकते हैं इसे आप। ओल्ड स्टोन एज जो है, पेलियोलिथिक एज जो है, वो आप देख रहे हो कि लोग उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें खेती के बारे में नहीं पता।
और दूसरी बात, जो इनके टूल्स हैं ना, अगर आप उन टूल्स को भी ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ इससे जानकारी मिलेगी कि कैसे ये लोग जो है काम कर रहे हैं। इनके जो आर्कियोलॉजिकल टूल्स थे उसमें भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो अगर टूल्स को देखो तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, टाइम के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट, बोन, स्क्रैप बार्क, यानी कि जो पेड़ की छाल निकालनी होती है ना उसको कहते हैं स्क्रैप बार्क, एंड हाइड्स यानी कि एनिमल स्किन निकालना, चॉपिंग फ्रूट एंड रूट्स। दूसरा, जो जगह थी जहाँ पे ये स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, प्लेसेस वेयर दी स्टोन टूल्स वर मेड आर नोन एज फैक्ट्री साइट, उनको फैक्ट्री साइट कहते थे। एंड द टेक्निक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दी स्टोन टूल्स वाज कॉल्ड प्रेशर फ्लेकिंग, और इसमें एक टेक्निक थी जिसे प्रेशर फ्लेकिंग कहते थे। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, हमें देख के पता चल रहा है दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। लेकिन करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। अब देखो क्यों सी करेक्ट ऑप्शन है। देखो बोथ 1 and 2, सी का मतलब है बोथ 1 and 2। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला है कि हंटर गैदरर्स दो जो थे वो लोग किस तरीके से रहते थे और कैसे कैसे टूल्स को वो यूज़ करते थे। वो लोग स्टोन, वुड और बोन तीनों प्रकार के टूल्स को यूज़ करते थे। और क्योंकि तीनों प्रकार के टूल्स हमें मिले हैं तो यस, दे यूज टू यूज़ ऑल द काइंड ऑफ टूल्स। एंड स्टोन टूल्स जो है उसको यूज़ करके ये लोग जो है मीट कट करना, बोन स्क्रैप करना, बार्क्स को, और एनिमल की स्किन निकालना शुरू कर देते थे। स्टोन टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लोग जहाँ पर इसे बनाते थे इसको फैक्ट्री साइट कहा जाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि स्टोन टूल्स ये लोग बना रहे हैं और फैक्ट्री साइट में ये लोग वहाँ पे रहने भी लग जाते थे। अगर वहाँ पे ये रहने भी लग जाएंगे तो उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा जाएगा। ठीक है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो स्टोन टूल्स जो है प्रोबेबली दो डिफरेंट टेक्निक से बनते थे, जैसा कि क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया गया है। पहली टेक्निक है द स्टोन ऑन स्टोन। द स्टोन ऑन स्टोन मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मार मार के औजार बना देना। और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग, जिसमें कि आप छिल छिल करके प्रेशर लगाते हो, छिल छिल के एक पत्थर को नोकीला बनाते हो। दैट इज नोन एज प्रेशर फ्लेकिंग। तो सी वॉज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर गाइज आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, आगे के चैप्टर्स भी आप चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। और इसमें अगर और भी कोई चीज़ आप चाहते हैं कि मैं ऐड करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए बाकी टूल्स की और बाकी सारी इस बुक के चैप्टर्स को कवर करेंगे। ऐसे ही चैप्टर वाइज डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कोर्स बनाया गया है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो हम इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। Thank you so much for watching. See you then. Take care. Bye bye.